हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के लगभग हमने सारे टॉपिक कवर कर दिए थे। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो एकेडमिक्स में तो शायद उतना अब नहीं आते हैं, बट नॉलेज होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं विच इज़ कोरोना डिस्चार्ज। तो अब ये कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है? ये बेसिकली कोविड-19 वाला नहीं है। ये चार्ज जब डिस्चार्ज होता है इंसुलेटिंग मीडियम में तो उसे हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। और साथ ही साथ हम देखेंगे इलेक्ट्रिक आर्क डिस्चार्ज, ये क्या होता है। फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि जो कंडक्टर हम यूज़ करते हैं उसका शेप थोड़ा सा अनइवन हो, तो उस वजह से जो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसकी सरफेस पे, यानी कि जो उसकी चार्ज डेंसिटी है उसमें कोई चेंज आता है या नहीं आता है, ये देखेंगे। एंड एट लास्ट इसके बाद हम देखेंगे वेन डी ग्राफ जनरेटर, जिसको हम यूज़ करते हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कोरोना डिस्चार्ज। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमें खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा दैट हाउ मच चार्ज वी कैन स्प्रेड ओवर अ मेटल स्पेयर। कोई एक मेटल का स्पेयर है, उसकी सरफेस पे मैं कितना चार्ज स्प्रेड कर सकता हूँ। चार्ज स्प्रेड करने का मतलब क्या है? देखिए, मेरे पास एक मेटल स्पेयर है, इसकी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज मैंने पहले से इसको दे रखा है। ये सरफेस पे है, ठीक है। इसको ये मत समझना है कि मैंने स्पेयर के अंदर पुट करा हुआ है। अब देखिए क्या होता है, अब अगर मैं एक और नेगेटिव चार्ज कहीं इनफाइनाइट पोजीशन से उठा के पुट करना चाहता हूँ इस स्पेयर पे, तो उस पर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस होने वाला है और मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट। मुझे उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, मेरे को उठा के यहाँ पुट करना है, तो एक एडिशनल वर्क डन करना पड़ा मुझे। और वही वर्क डन जो होता है इनफाइनाइट से किसी सर्टेन पॉइंट पे लाने में एक यूनिट चार्ज को, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इट मीन्स जैसे जैसे मैं इसमें चार्ज लेके आते रहूँगा, इसमें चार्ज बढ़ते रहेंगे। चार्ज अगर बढ़ते रहेंगे तो फोर्स और रिपल्शन जो अगले चार्ज पे लगेगा वो भी बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब जैसे मैं इसमें चार्ज बढ़ाते जा रहा हूँ, इसका पोटेंशियल भी बढ़ता रह रहा है, ठीक है। लेकिन मैं कंडीशन ऐसी लेता हूँ कि भाई मेरे को वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी बढ़ता रहे फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क होते रहेगा, ठीक है। तो इट मीन्स वी बढ़ते रहेगा। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है वी के। जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है कहीं का, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसका बढ़ते रहता है। अब जो मैंने ये स्पेयर था, मेटल स्पेयर जिसमें नेगेटिव चार्ज है, उसको मैंने रखा हुआ था एक इंसुलेटिंग मीडियम के अंदर, यानी कि गैस प्रेजेंट होंगी इसके अराउंड। कोई गैस को मैं सपोज करता हूँ एक एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो जो V है वो इंक्रीज करने में लगा है इस स्पेयर का, तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अराउंड होगा वो भी इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रिपल्शन जो इस स्पेयर की वजह से किसी एक सर्टेन एटम पे लग सकता है वो भी इंक्रीज करते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या रहेगा कि जो ये एक एटम है किसी भी इंसुलेटिंग गैस का, तो स्टार्टिंग में तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होगा तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोई इंसुलेटिंग जो मटेरियल का एटम होता है उसमें ईजिली क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि आपका ये जो एटम है उसके न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन लग रहा होगा वो बढ़ता रहेगा, और रिपल्शन जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है वो भी बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर डीफॉर्मेशन होगा एटम का, तो कुछ ऐसा सा हो जाएगा, न्यूक्लियस थोड़ा सा पास में आ जाएगा इस स्पेयर के और इलेक्ट्रॉन उसकी दूसरे डायरेक्शन को मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि इस तरह से मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ता चलेगा, सपोज मैं और बाहर से चार्ज इसमें डालते जा रहा हूँ स्पेयर में, तो और इंक्रीज करते जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा भी आएगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, जैसे एक या दो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो डिटैच हो जाएगा इस एटम से। वो एटम से डिटैच हुआ और इस डायरेक्शन को मूव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये फोर्स ऑफ रिपल्शन इस पर एक्सर्ट कर रहा है, और ये जो आपका एटम है वो इस तरफ को मूव करेगा। अब इस टाइम पे क्या फॉर्म हो गए? आयंस फॉर्म हो गए हैं। इसमें कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इसमें कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो मूव करने का ट्राई करेंगे इसके सरफेस के आसपास, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बाहर को, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ फोर्स ऑफ रिपल्शन इलेक्ट्रॉन पे इतना ज़्यादा होगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है कि भाई रास्ते में जो भी
एटम्स मिलेंगे इसको, उनको भी क्या करते जाता है, आयनाइज करते जाता है। अब वो एटम भी आयनाइज हो गया तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इस डायरेक्शन को और उसका इलेक्ट्रॉन ट्राई करेगा मूव करने का इस डायरेक्शन को। बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे तो इनकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये आयनाइजेशन बंद हो जाएगा। और ये जो सब प्रोसेस हो रही है, ये आप ऐसा मत समझना कि काफ़ी डिस्टेंस पे नहीं, ये एकदम माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस पे हो रहा होता है ये सब चीज़ें जो हो रही हैं। यानी कि जो एक गैस के बीच का डिस्टेंस होगी स्पेयर से, जो पार्टिकल्स हैं उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो काफ़ी कम होगी। तो अभी जो यहाँ पे आयंस हैं वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से कभी ना कभी तो अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएंगे। जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे फोटोन के फॉर्म में, जिसको हम एच न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी का क्या होने वाला है, डिस्चार्ज होने वाला है। तो वो एनर्जी जो लाइट के फॉर्म में डिस्चार्ज होगी, तो वैसे नॉर्मल अगर आप उसको रूम पे देखते हैं तो रूम में आपको देखने को तो नहीं मिलेगा कि आपको दिखने का, जैसे आपने यहाँ पे स्पेयर में काफ़ी ज़्यादा चार्ज रख दिया तो जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है उसका कलर तो नॉर्मल आपको रूम में रखा हुआ है तो नहीं देखने को मिलेगा। बट थोड़ा सा अगर लाइटनिंग कम करेंगे तो कुछ कलर देखने को मिलता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पे इस फोटो में जो ये पर्पल कलर की लाइट देखने को मिल रही है अराउंड मेटल स्पेयर, वो ऑक्सीजन के यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हुआ है उसकी वजह से हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ इसी को हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये कोरोना डिस्चार्ज आपको किसी भी एक मेटल स्पेयर के अराउंड देखने को मिलता है। अभी तो हम खाली एक मेटल स्पेयर देख रहे हैं, आगे जाके हम इसका थोड़ा सा शेप चेंज करेंगे तो क्या होता है, क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं वो भी देखेंगे। तो ये है आपका कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, बेसिकली अपने आसपास की जो एयर है उसको ये मेटल स्पेयर ने, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चार्ज है, आयनाइज कर दिया। अगर आयनाइज जाएगी तो इस वजह से जो इसके अराउंड है, इसके जो आसपास की जगह है वहाँ पे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है वो भी लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये तो था कोरोना डिस्चार्ज। अब थोड़ा सा हम आगे समझते हैं। अगर सपोज मैं एक और स्पेयर लेता हूँ लेकिन अब उसमें नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज देना स्टार्ट करता हूँ, तो काफ़ी सारा मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, देते रह रहा हूँ, तो इसके आसपास भी जो एटम्स होंगे वो भी आयंस में चेंज हो जाएंगे। इस बार क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव वाला वो इधर को जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर को ट्राई करेगा मूव करने का। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो देखो, जब इनिशियली ये दोनों स्पेयर्स काफ़ी डिस्टेंस पे, तब तो आपको कुछ अलग सा देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इनको थोड़ा सा पास लेके आता हूँ, कुछ इस तरह से इन दोनों को काफ़ी हम पास कर देते हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो है वो आयंस का फॉर्मेशन कर रहा था, पॉजिटिव इधर को और नेगेटिव का मूवमेंट इधर को, और ये वाला पॉजिटिव को इधर को प्लेस कर रहा है और नेगेटिव को इस तरफ को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो होने वाला क्या है, एक यहाँ पे एक रीजन क्रिएट होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्टिकल्स होंगे, जो आयनाइज पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो रीजन होगा इसके अंदर हाईली आयनाइज पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाईली आयनाइज पार्टिकल होते हैं, और इनके बीच में प्लाज्मा फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लाज्मा फॉर्मेशन मतलब प्लाज्मा क्या होता है, जिसके अंदर हाईली आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो चुका है दोनों मेटल स्पेयर के बीच में। अब चार्ज यहाँ से यहाँ को मूव कर रहा है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से यहाँ को मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि यहाँ पे एक कंडक्टर आप समझ सकते हैं, जो आयंस है वो वर्क करने लगेंगे एज अ कंडक्टर, और चार्ज का ट्रांसफर अब यहाँ से यहाँ को होने लगा है। यानी कि ये चीज़ जो हो रही है वो एयर में हो रही है। ठीक है, एक्चुअल में कोई कंडक्टर नहीं है, और एयर में जो आयन है वो चार्ज को लीक करा रहे हैं इस स्पेयर से इसमें और इस स्पेयर से इसमें, अलग अलग चार्जेस को। तो ये जो डिस्चार्ज यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं आर्क डिस्चार्ज, और ये आर्क का फॉर्मेशन हुआ है बीच में। ये जो आर्क होगी ये नॉर्मली विजिबल होती है, चाहे आप इसको रूम में देखें या फिर लाइट्स को ऑफ करके देखें तो आपको आर्क देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं इस आर्क इसके, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, थंडर स्टॉर्म के टाइम पे लाइटनिंग देखने को मिलती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो लाइटनिंग देखने को मिलती है वो भी एग्जाम्पल है इसी का, आर्क डिस्चार्ज का। कभी कभी शॉर्ट सर्किट होता है या फिर जो ट्रांसफार्मर होता है वो फ्यूज़ हो जाता है, तो उसके अराउंड भी हमें आर्क देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जब मैंने इनको काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर दिया तो बीच में एक आर्क का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमने कोरोना डिस्चार्ज और आर्क डिस्चार्ज देखा, इसमें हमने जो कंडक्टर लिया था वो मेटल स्पेयर था, यानी कि एक स्पेयर था, और स्पेयर में हमेशा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट अगर मैं ऐसा कंडक्टर लेता
जिसका शेप स्पेरिकल नहीं है, थोड़ा सा इस तरह का मैंने अगर लिया है, तो क्या यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता या नहीं होता। अब इसको हम समझते हैं अगले टॉपिक में। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने दो स्पेयर कंसिडर करे हैं, एक स्पेयर है ए, एक स्पेयर है बी, रेडियस है R1 एंड R2, और देख के हमें पता चल रहा है कि जो रेडियस 1 है वो बड़ा है R2 से। ठीक है, अब मैं दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। जब मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करता हूँ तो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के इक्वल करना चाहेंगे ना, तो यहाँ का भी पोटेंशियल भी हो जाएगा, यहाँ का भी पोटेंशियल भी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि भैया चार्ज यहाँ पे आ गया है Q1 और इसमें पहुँच चुका है Q2। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो चुका है, यानी कि V सेम हो गया है। तो देखिए, इसकी कैपेसिटेंस अगर सपोज होती है C1, इसकी कैपेसिटेंस होती है C2, तो हमें पता है जो कैपेसिटेंस होती है किसी भी एक स्पेयर की, तो वो होती है 4πε0 R। तो यहाँ का रेडियस है R1 और इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 4πε0 R2। इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्यों होता था, हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया ही था, बट फिर भी यहाँ पे देखिए, अगर इससे पॉजिटिव चार्ज होता, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता, तो देखिए इसको हम समझते हैं कि दो पैरेलल प्लेट है, और दो पैरेलल प्लेट में जब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, तो इट मीन्स वो कैसा कनेक्शन है, वो है पैरेलल कनेक्शन। देखिए एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे कि दो कैपेसिटर्स हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, इनको मैं बाहर से सप्लाई दे रहा हूँ। तो देखो पॉजिटिव से जब पॉजिटिव कनेक्ट होता है तो पैरेलल कनेक्शन होता है। सिमिलरली अगर दो कनेक्टेड होते कुछ इस तरह से, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, जब नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होता है तो ये कौन सा होता है केस, ये केस होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम इसको सपोज कर रहे हैं कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो वोल्टेज दोनों अपनी सेम करना चाहेंगे। वोल्टेज सेम हो गए V, चार्ज भी रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया Q1 और Q2। कैपेसिटेंस है एक स्पेयर की क्या होती है 4πε0 R1, 4πε0 R2। अब Q2 फाइंड आउट करना है ना, और Q1 और Q2 फाइंड आउट करना है। तो देखिए सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास एक स्पेयर है तो सिग्मा हो गया उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो सिग्मा 1 निकाल लेते हैं, यानी कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले स्पेयर की वो होगी, चार्ज है विच इज़ Q1 अपॉन सरफेस एरिया होगा 4πr²। रेडियस था R1 तो R1 स्क्वायर होगा। सिमिलरली सिग्मा 2 यानी कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो होगी Q2 अपॉन 4πr²। तो इट मीन्स Q1 का वैल्यू है सिग्मा 1 4πr1² और Q2 का वैल्यू है सिग्मा 2 4πr2²। मैंने बोला V तो दोनों का सेम होने वाला है, तो V का फॉर्मूला अगर मैं देखूँ तो होता है Q/C, बिकॉज C इज इक्वल टू Q/V। तो इट मीन्स इस केस में Q/C कितना होगा, Q1 अपॉन C विच इज़ 4πε0 R1। सिमिलरली Q2 इस केस में क्या होगा, Q2 अपॉन 4πε0 R2, और दोनों V इक्वल होंगे। अब देखो Q1 और Q2 का वैल्यू क्या क्या है, ये और इसका है ये, तो जो चीज़ें कैंसिल हो सकते हैं उन्हें हम कैंसिल करते हैं। ये कैंसिल होगा, 4π से 4π कैंसिल होगा, R2 से R2 कैंसिल होगा एक बार, ε0 से ε0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, Q1 R1, Q1 नहीं सिग्मा 1, क्योंकि बिकॉज हमने ये पुट करा है, तो सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2, विच मीन्स सिग्मा और R का हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कांस्टेंट। अब कोई प्रोडक्ट को कांस्टेंट अगर आपको रखना है तो क्या करना पड़ेगा, विच मीन्स अगर मेरा R इंक्रीज कर रहा है तो सिग्मा को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें यह समझ में आया कि अगर दो कंडक्टर्स हैं उसका पोटेंशियल सेम है, ठीक है, तो अगर रेडियस ज़्यादा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, विच मीन्स अगर कोई स्पेयर है या फिर सरफेस है, अगर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो उसमें चार्ज कम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और अगर किसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो उसमें चार्ज
ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अब हम 2 कंडक्टर की जगह एक कंडक्टर लेते हैं कुछ इस शेप का, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने एक कंडक्टर लिया हुआ है जिसमें आप यहाँ को देखेंगे ये वाला जो पार्ट है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है और ये वाले पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। तो जब आप बाहर से चार्ज इसको प्रोवाइड करना स्टार्ट करोगे, चार्ज इसको प्रोवाइड करना हम स्टार्ट करेंगे तो चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज पॉजिटिव चार्ज में जो इसको दे रहा हूँ वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो ये वाला कर्वेचर है, ठीक है, ये वाली जो साइड है यहाँ पे चार्ज ज़्यादा डेंसिटी में प्लेस होगा, यानी कि ज़्यादा डेंस चार्ज यहाँ पे होगा क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। अभी हमने बात करी थी अगर V सेम है, क्योंकि कंडक्टर तो है, एक ही कंडक्टर के अंदर V कितना होगा, सेम ही तो होगा हर एक पॉइंट पे। ये तो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। लेकिन दोनों जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग था। ये थोड़ा सा बड़ी साइड थी, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा था, यहाँ कम था। तो जो चार्ज होगा वो ज़्यादा प्रेफर करेगा ऐसे साइड में जहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। अब हम कंसिडर कर रहे हैं एक निडल। निडल में एक निप होती है और एक उसका बैक साइड होता है। जो निप होती है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है कंपैरेटिवली जो उसका बैक साइड होता है, ठीक है। तो अगर मैं बाहर से इसको चार्ज प्रोवाइड करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, यानी कि मैंने इसको एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या, चार्ज इसमें आते रहेगा। पॉजिटिव चार्ज में कंसिडर कर रहा हूँ कि इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो सारा पॉजिटिव चार्ज के सरफेस पे प्लेस होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि शार्प एज है, इट मीन्स इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज ट्राई करेगा यहाँ पे एक्यूमुलेट होना कंपैरेटिवली। इस जगह चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है और हमें पता है एक कोई भी कंडक्टर होता है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली होता है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन को होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 और इस डायरेक्शन में भी होगा कुछ ना कुछ E2। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है सिग्मा पे। सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा शार्प एज होता है, यानी कि ये वाला। तो इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा शार्प उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उतना ही ज़्यादा कोरोना डिस्चार्ज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यानी कि अगर मेरे पास एक निडल है उसके शार्प एजेस में आपको देखने को मिलेगा कि कोरोना डिस्चार्ज हो रहा है। तो यही प्रिंसिपल हम यूज़ करने वाले हैं जब हम वेन डी ग्राफ जनरेटर फॉर्म करेंगे। अब हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक देखेंगे विच इज़ वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर का हम यूज़ करते हैं जब मेरे को हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड करना होता है, यानी कि मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो उस टाइम पे हम जो डिवाइस यूज़ करेंगे विच इज़ वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब ये वेन डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इसमें। देखिए जो इसका प्रिंसिपल है वो 2 फिनोमिनन पे बेस्ड होता है। दोनों फिनोमिनन हम देख चुके हैं। पहला तो ये है कि अगर मेरे पास एक निडल है जिसकी ये शार्प एज है और ये दूसरी साइड है, तो जो कोरोना डिस्चार्ज होगा वो उसकी शार्प एजेस में ज़्यादा होगा अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बाहर से प्रोवाइड करूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये चीज़ देखी है कि जो शार्प एजेस होती हैं वहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज मोस्ट ऑफनली होता है। तो पहला प्रिंसिपल तो ये है। सेकेंड प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है, जैसे मैं एक स्पेयर ले रहा हूँ, मेटालिक स्पेयर है, तो अगर मैं इसको चार्ज प्रोवाइड करूँगा इनसाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर, तो वो सारा का सारा चार्ज आ जाएगा उसकी सरफेस पे। ये चीज़ होती थी क्योंकि हमेशा इनसाइड द सरफेस चार्ज कितना होता था, 0 होता था, तो जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होता था वो सारा का सारा सरफेस पे आ जाता है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में भी देखा हुआ है। तो ये 2 प्रिंसिपल हैं जिस पे वेन डी ग्राफ जनरेटर वर्क करता है। अब वेन डी ग्राफ जनरेटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वेन डी ग्राफ जनरेटर कुछ ऐसा देखने में होता है। अब देखते हैं इसमें पार्ट्स क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसमें यूज़ करते हैं 2 पुलीज़। 2 पुली हैं हमारे पास, ये P2 एंड P1। इन 2 पुलीज़ के बीच में हम लगाते हैं एक बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट जिसे आप कह सकते हैं। वो बेल्ट बनी होती है किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की, जैसे सिल्क हो गया, रबर हो गया, इन सब चीज़ों की हम उस बेल्ट को बनाते हैं, ठीक है। अब ये 2 पुली के बीच में इसको हम रोटेट कराते हैं, किसी भी मोटर की हेल्प से हम इसको ईजिली रोटेट करा सकते हैं। फिर इसमें होते हैं 2 स्प्रे कॉम्ब, B1 एंड B2।
B1 और B2 की बात करूँ तो इनको मैं नॉर्मल ब्रास का बनाता हूँ, ठीक है। अब जो ये कॉम्ब होते हैं इसको देख के आपको पता चल रहा है कि इसमें काफ़ी सारे शार्प एजेस हमने प्रोवाइड करे हुए हैं। इनका क्या यूज़ होगा अभी हम आगे देखेंगे। ये है B1 ब्रश और ये है B2 ब्रश, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग, B1 ब्रश को क्या करते हैं हम कि एक हाई टेंसाइल बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। हाई टेंसाइल बैटरी का मतलब कि जिसकी ग्राउंड से अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ तो लगभग 10⁴ वोल्ट होता है, ठीक है। 10⁴ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है इस पॉइंट का और अर्थ के बीच का, ठीक है। तो जो हमारा कॉम 1 है जिसको हम B1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको कनेक्ट किया मैंने हाई टेंसाइल बैटरी से, और B2 जो है उसको हम कलेक्टिंग ब्रश भी कहते हैं, इसको कनेक्ट किया मैंने एक हॉलो स्पेयर से। ये मेरा एक हॉलो स्पेयर है मेटल का, ठीक है, उससे मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये देखिए यहाँ कनेक्ट किया हुआ है इसको मैंने। तो इतना तो कंस्ट्रक्शन हो चुका है। बाकी जो मेरा ये मेटल का शेल है जो मैंने भी बोला हॉलो स्पेयर है, इसको हम रखते हैं एक इंसुलेटिंग पिलर के ऊपर। देखिए जो यहाँ पे ये चेक उसमें दिखाए हुए हैं, ये हैं इंसुलेटिंग पिलर्स। इन सब का क्या यूज़ होता है वो हम धीरे धीरे देखेंगे, बट इतना समझना अभी इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमारे पास चीज़ें क्या क्या हैं, 2 पुलीज़ हैं जिसके बीच में कन्वेयर बेल्ट बनाई हुई है सिल्क की या किसी रबर की, 2 ब्रशेज़ हैं जिसमें शार्प एजेस हैं काफ़ी सारी ब्रशेज़, एक ब्रश 1 है और एक ब्रश 2 है। ब्रश 1 को मैंने एक हाई टेंसाइल बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो अर्थ से 10⁴ पोटेंशियल डिफरेंस में है, ठीक है। और दूसरा जो कॉम्ब था उसको मैंने हॉलो स्पेयर से कनेक्ट किया है जो मेटल का बना हुआ है, और उसको मैंने इंसुलेटिंग पिलर के ऊपर रख दिया। तो ये कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अब हम समझते हैं इसकी वर्किंग, कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे ये वर्क करेगा, ठीक है। देखिए मैंने बोला कि बेसिकली मैंने कनेक्ट किया है ब्रश 1 को एक हाई टेंसाइल बैटरी के साथ, तो इट मीन्स ब्रश 1 जो होगा वो काफ़ी पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि टेंसाइल बैटरी से कनेक्ट किया तो बेसिकली इसको चार्ज प्रोवाइड कर रही होगी बैटरी, धीरे धीरे चार्ज प्रोवाइड करेगी। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि बेसिकली जो ब्रश 1 है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा अगर पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है तो इट मीन्स जो इसके शार्प एजेस हैं वहाँ उसके आसपास जो भी एयर होगी वो आयनाइज होने लगेगी बिकॉज ऑफ द कोरोना इफेक्ट। शार्प एजेस पे ही क्यों, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ हमने लास्ट टॉपिक में देखी भी है। तो देखिए यहाँ जो प्रेजेंट है गैस वो आयनाइज होना स्टार्ट हो चुकी है, गैस आयनाइज हुई तो उसके आयंस बनेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। सिंस जो हमारा ब्रश है उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो जो हमारी कन्वेयर बेल्ट है उसकी तरफ को कौन सा चार्ज थ्रो करना स्टार्ट करेगा, वो होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा थ्रो हो रहा है इस बेल्ट के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज सारा का सारा अट्रैक्ट कर रहा होगा ब्रश अपनी तरफ को, ठीक है। इतना समझ में आ चुका है। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे धीरे ऊपर को मूव करना स्टार्ट करेगा बिकॉज हम पुलिस को रोटेट कर रहे हैं किसी एक मोटर की हेल्प से। अब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर मूव कर गया, यहाँ पे पहुँच चुका है, ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज, और जो इसकी शार्प एजेस होंगी अब ब्रश 2 की वहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपने आप इंड्यूस होना स्टार्ट होगा, इंड्यूस होगा क्योंकि हमने पढ़ा है इंडक्शन होता है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ तो फिर से यहाँ जो ये प्लेस है यहाँ की गैसेस आयनाइज होंगी, गैसेस आयनाइज होंगी तो पॉजिटिव चार्ज सारा मूव करेगा ब्रश की तरफ को, और नेगेटिव चार्ज सारा मूव कर रहा है इस बेल्ट की तरफ को। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा जो बेल्ट की तरफ को मूव करेगा वो न्यूट्रलाइज कर देगा जो भी नेगेटिव चार्ज उस बेल्ट में आ रहा था। तो वापस से जब बेल्ट नीचे जाएगी तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल बेल्ट की तरह वर्क करेगी, और जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आया ब्रश 2 में वो सारा का सारा मूव कर जाएगा हॉलो स्पेयर के सरफेस पे। हमने अभी अभी सेकंड प्रिंसिपल पढ़ा था कि भाई कंडक्टर, अगर मैं किसी भी हॉलो स्पेयर या फिर एक स्पेयर जो कंडक्टर से बना हुआ है यानी कि मेटल का बना हुआ है उसके अंदर अगर चार्ज प्रोवाइड करता हूँ तो सारा का सारा रिसाइड कर जाता है उसके आउटर सरफेस पे। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, और फिर क्या होगा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फिर से बैक चलते हैं। तो क्या हुआ, आपने नीचे वाले में देखा कि नेगेटिव चार्ज पूरा का पूरा कहाँ चले गया था, ब्रश 1 के अंदर चले गया था, और पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा बैठ गया है हमारी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर। देखिए जो नेगेटिव चार्ज मूव करा होगा ब्रश की तरफ को उसने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज को तो इसमें न्यूट्रलाइज कर दिया होगा ब्रश के अंदर, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम हो गया। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो उसको कौन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया ना,
तो बैटरी का काम ही क्या है, चार्ज प्रोवाइड करना। तो जितना न्यूट्रलाइज हुआ उसने उसको और उतना चार्ज प्रोवाइड किया, क्योंकि हमने बैटरी की हमने बताई थी वोल्टेज है 10⁴ वोल्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। तो जितना भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करा ब्रश 1 में, वो सारा का सारा प्रोवाइड कर दिया वापस से बैटरी ने। तो वापस से यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही फिर से कन्वेयर बेल्ट यहाँ आएगी फिर प्रोसेस यही चलेगी। यहाँ पे फिर से कोरोना डिस्चार्ज होगा, ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो कि आयंस का होगा वो मूव करेगा बेल्ट में, फिर से डिस्चार्ज करेगा, और पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा मूव कर जाएगा हॉलो स्फीयर के सरफेस पे। तो देखिए नीचे वाले ब्रश में पॉजिटिव चार्ज हमेशा इक्वल रह रहा है, लेकिन जो स्फीयर है उस पर पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ता चले जा रहा है, क्योंकि बार बार नया नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा बेल्ट में, तो पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे शेल में बढ़ते चले जाएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ते चले जाएगा उसकी पोटेंशियल भी बढ़ते चले जाएगी, ठीक है। तो नीचे हमने लगाई है कांस्टेंट वोल्ट की बैटरी, लेकिन जो स्पेयर है वहाँ पे पोटेंशियल बढ़ते चल जाता है। तो इस तरह से हम इसको ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते करते इसकी पोटेंशियल डिफरेंस अर्थ के रिस्पेक्ट में काफ़ी बढ़ा देते हैं। लगभग इसे 6 to 8 मिलियन वोल्ट तक हम बिल्ड कर सकते हैं इस वेन डी ग्राफ जनरेटर से। तो इस तरह से वेन डी ग्राफ जनरेटर वर्क करता है। तो कल को हम देखेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं।